नमस्कार। मैं धनंजय कुमार एक बार फिर आपके सामने हूँ किसान आंदोलन पर बात करने के लिए। हमारे साथ हैं हमारे मित्र, रंग चिंतक, समाज चिंतक मंजुल भारद्वाज। मंजुल भाई, आपका स्वागत है। मैं धनंजय कुमार एक बार फिर आपके सामने हूँ किसान आंदोलन पर बात करने। मंजुल भाई, आपका स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। स्वागत, और हमारे सारे व्यूअर्स को स्वागत। और किसान आंदोलन जिंदाबाद। हम हैं मित्र। किसान आंदोलन का आज 45वां दिन है और ये 45 दिन से ये गतिरोध चला आ रहा है। 8वें दौर की बात पूरी हो चुकी है कल, और अब अगली मीटिंग 15 तारीख को होना है, 15 जनवरी को होना है। लेकिन सवाल है कि ये मीटिंग करके क्या हो रहा है। ये कि सरकार जो है अपनी बात पर अड़ी है कि सरकार कह रही है कि ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे किसी भी कीमत पर। संशोधन की बात करो, हम तैयार हैं। किसान कह रहे हैं कि संशोधन तो चाहिए ही नहीं, कि तीनों बिल पहले, तीनों जो कानून है उसको वापस करो, उसके बाद चौथा कानून बनाओ, और जो है हम उसके बाद अपने घर जाएंगे। अगर कानून वापसी नहीं तो हमारी घर वापसी नहीं। और अब किसानों ने ये भी कह दिया है कि हम 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस का परेड होगा राजपथ पर, उसमें हम शामिल होंगे। हम तो किसान जो है ट्रैक्टर पे तिरंगा लगा करके रैली करने की योजना बना रहे हैं। सरकार अपने तरीके से उसको रोकने की योजना बनाएगी। तो ये जो टकराव की स्थिति है वो मित्र कहाँ जाता दिख रहा है आपको? ये टकराव जो है ये केवल मित्र किसानों का और ये 3 कृषि विरोधी काले कानूनों का नहीं है। ये टकराव है विचार और विकार का। ये टकराव है सत्य और असत्य का। ये टकराव है देश के भूमिपुत्रों और देश के ऊपर जो दीमक बने जो सत्ता में बैठे हुए विकारी लोगों का ये टकराव है। और ये सही टकराव है, क्योंकि किसान जो है नहीं चाहते भारत में वो जो एक सिनेमा, आप तो सिनेमा के व्यक्ति हैं, 2 बीघा जमीन, वो किसान नहीं चाहते। और ये जो भूमंडलीकरण ने शहरों में गांव को तबाह करके शहरों में जो कुकुरमुत्ते की तरह बेचने वाले, सेवा करने वाले, यानी कि अपना घर बार और खेती छोड़कर यहाँ गंदे नाले पर रहने को अभिशप्त और उसको विकास कहने वाले जो वर्ग है, उसको बचाने के लिए लड़ाई है ये। और ये किसान बिल्कुल आर पार करें और सभ्य समाज जो आज मध्यम वर्ग है, सभ्य समाज है, उसको दिखा दें कि परजीवी और जो जिसकी जड़ें होती हैं उसका फर्क क्या होता है। मित्र, जो स्थिति अभी है, मैं मानता हूं कि ये जो किसानों के साथ जो ये स्थिति आज है वो आज एक दिन में नहीं बनी है। और ये स्थिति बनने के पीछे मैं मानता हूं कि आज़ादी के बाद जो देश का निर्माण हुआ, हालांकि उस समय की स्थितियां अलग थी, आज से उसका सही सही आकलन नहीं किया जा सकता है, लेकिन किसानों को जमींदारी प्रथा से मुक्त तो कराया गया, जमींदारों से उससे मुक्त तो करा दिया गया, लेकिन किसान कैसे सस्टेन करें, या आधुनिक दुनिया जो बनने जा रही है उसमें किसान अपने आप को कैसे सर्वाइव करेंगे, किसान कैसे अपने आप को बचाएंगे, मुझे लगता है इस पर काम नहीं हुआ। शहरीकरण पे बड़ा जबरदस्त काम हुआ, और आपने जैसा कहा भी कि शहर में जो कुकुरमुत्तों की तरह उग आए हैं, गाँव से भाग करके जो लोग आए हैं, जो सर्विस सेक्टर के लोग हैं, ज़्यादातर, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो 90% से अधिक लोग तो किसान थे, गांव के थे लोग, वो किसान हो या किसानी से जुड़े हुए लोग हो। लेकिन जब वो एक अंतर जो आया समाज में कि जो बड़ा भाई जो नौकरी कर रहा था या जो शहर में रह रहा था व्यक्ति, वो तो अमीर होता चला गया, उसकी रहन सहन की शैली बदलती चली गई, लेकिन जो गांव में रह गया, जो गांव में छूट गया, किसानी करता रह गया या किसानों के साथ रह गया, वो कमजोर हो गया। जिसको आप कहें कि ग्लोबलाइजेशन के बाद बड़ी भारी मात्रा में फिर एक पलायन हुआ, और देश में जो है वो जो गांव से लोग जो है भाग करके शहरों में आना शुरू किया उन्होंने। और खास करके मैं बताऊं कि बिहार यूपी के लोगों का तो यही मानना होता है कि किसानी में कोई फायदा नहीं है, हमको नौकरी करनी है, इवन प्राइवेट नौकरी करनी है, या चल करके बंबई में या दिल्ली में या सूरत में कहीं सब्जी बेचेंगे, मजदूरी करेंगे। इसलिए आपने देखा कि जब कोरोना काल में कितनी बड़ी संख्या में मजदूर जो है वो शहरों से निकल करके वापस गाँव में भागे, और वो जो एक गंदा प्रदर्शन हुआ लोकतंत्र का, कि लोक जो तंत्र जो है मजबूती के साथ खड़ा रहा
कि हम तुमको आने नहीं देंगे गांव, या तुमको निकलने नहीं देंगे, तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे, और लोग जो है भागने को विवश थे, लोग बेहद मजबूर दिखाई पड़े। फिर और मैं बात करूं कि रेलवे को या दूसरे सरकारी परिसंपत्तियों को जिस तरह से निजीकरण के खांचे में डाला जा रहा है, कॉरपोरेट को बेचा जा रहा है, उसका विरोध कहाँ हुआ? रेलवे जो है इतनी बड़ी उसके पास वर्क पावर है कि 18 लाख से ज्यादा उसके कर्मचारी हैं, इतनी बड़ी संपत्ति उसके पास है, बावजूद इसके रेलवे के कर्मचारियों का विरोध, जो कहते हैं कि बहुत बड़ा यूनियन है हमारे देश का, वो यूनियन नहीं टिक पाई इस सरकार के सामने। तो एक लगा, न मजदूर टिक पाए, न बेरोजगार टिक पाए, न कोई और वर्ग इस सरकार के सामने टिक पाया, और अब किसानों को मजबूरन खड़ा होना पड़ा, क्योंकि किसानों को बर्बाद करने के लिए ये जो तीनों कानून बनाए गए हैं, सरकार अपने तरीके से उसको समझा रही है, सरकार कर रही है किसानों के फायदे के लिए। लेकिन जो भी किसानी को थोड़ा बहुत जानता है मित्र, जैसे मैं भी किसान हूँ, किसान का बेटा रहा हूँ, हमारे पुरखे किसान रहे, मैं भी किसानी करता हूँ, मैं किसानी को बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ, मिट्टी का आदमी हूँ। तो मुझे पता है कि अब ये कह रहे हैं कि बिहार से किसान नहीं आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से नहीं आ रहे हैं, या फलाना प्रदेश से नहीं आ रहे हैं, उसकी अलग मजबूरियां हैं। एक तो ये जान लीजिए कि 90 से 95% किसान जो इस देश के हैं वो सीमांत किसान है, उसमें भी बड़े, किसी को 1 बीघा जोत का किसान है, किसी के पास 1.5 बीघा जोत के किसान है, और बिहार यूपी के मूल किसान जो है वो खेती पे आश्रित लगभग नहीं है, उनके बेटे नौकरी करते हैं, उनके भाई नौकरी करते हैं, वो खुद कहीं मजदूरी करते हैं, जो शुरुआत में आपने 2 बीघा जमीन की बात कही। तो ये जो हालात हैं, ये लोकतंत्र में तंत्र इतना मजबूत कैसे हो गया, लोग इतना कमजोर कैसे हो गया? उसकी जड़ है, उसकी जड़ में ये जो विकारी सत्ताधीश हैं आज, उन्होंने 70 साल में बड़ा खेल खेला है। बड़ा खेल खेला ये है कि 1950 में कितने लोग कहते थे देश में 33 करोड़ के आसपास की आबादी थी शायद उस समय, 33-40 करोड़ की, जब हम आजाद हुए। हाँ बिल्कुल सही है। तो कितने लोग कहते थे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं? क्या जरूरत पड़ी थी? तो ये जो 70 साल में विकारी जो आज हैं, उसके इस झूठ का, देखिए हमारे देश में ये पहले ऐतिहासिक प्रधानमंत्री हुए हैं मौजूद, जो हर पल झूठ बोलते हैं, और वो वीडियो में पकड़े जाते हैं, और हमेशा झूठ बोलते हुए एक व्यक्ति ने क्या कोई विरोध किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि इनको जो वोट देने वाले हैं वो गर्व से हिंदू कहने वाले हैं। गर्व से हिंदू का मतलब ये होता है कि आप भारतीय होने से आपको संतुष्टि नहीं होती, आज आप भारतीय होने से गर्व महसूस नहीं करते, आज आप हिंदू होने से गर्व महसूस करते। तो वो जब हिंदू होने की बात जो करता है, और जैसे, और वो कौन करता है, और वो छदम राष्ट्रवाद का जो नकाब इनका है, वो राष्ट्रवादी, जैसे अभी आप देखिए विकारी संघ के प्रमुख की बात रोज देखिए आ जा रही है किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में, कि जो हिंदू है वो तो राष्ट्र विरोधी हो ही नहीं सकता, यानी कि गोडसे तो हिंदू थे ही नहीं, जो राष्ट्रपिता की हत्या करने वाले और जो तिरंगे का विरोध करने वाले, जो अपने भवन पर संघ के कार्यालय पे तिरंगा नहीं फहराने वाले, वो आज श्रेष्ठ हिंदू हैं, और वो गर्व से हिंदू बनाने का नारा लगा रहे। एक बात ये। दूसरी बात, बड़ी विडंबना ये है मित्र कि आप पूरे जीवन में निष्पक्ष पत्रकार रहे, आज आपको इस शो में साबित करना पड़ रहा है कि मेरा बाप किसान था, आपको एक स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है कि मैं किसान हूं। क्यों? क्योंकि ये जो सत्ता है ये आपको 4-5 बिंदुओं पे खारिज करती है। सबसे पहले तो आप भारतीय नहीं है, आप हिंदू होइए। फिर आप जो है क्या नाम है, देशद्रोही हैं। आप सरकार से सवाल पूछोगे तो आप फला फला कोई हैं। यानी कि आपको डिस्क्रेडिट करने का जो भ्रम चलाया जाता है, जो चक्र चलाया जाता है, वो इतना गहरा है कि सरकारी नौकरों को तो लगता ही नहीं कि हम आवाज है, हमारी आवाज है। आपने बिल्कुल सही कहा, बड़ी विडंबना है कि रेलवे सबसे बड़ी यूनियन है, रेलवे में सबसे बड़े कर्मचारी हैं, और उन सरकारी कर्मचारियों की आवाज नहीं निकल रही है। और एक बात मित्र है कि भूमंडलीकरण ने जो लालच में अंधा किया, उस लालच ने 6 लाख किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया।
इसलिए किसान आज हैं कि मरता क्या ना करता। ये 3 काले कानून जो हैं वो किसानों को उनकी जमीन से बेदखल करने के कानून हैं। इसलिए किसानों ने कहा अब करो या मरो। और ये किसान अगर ये 2019 में जाग जाते तो ये काम नहीं होता। ये किसान अगर नोटबंदी के बाद जाग जाते तो यूपी में ये विकारियों की सत्ता नहीं आती। तो ये धीरे धीरे सब जाग रहे हैं, और जागने की देर आए दुरुस्त आए, देर आए अभी आए, लेकिन आए तो हैं और डटे हुए हैं। तो हमें ये देखना है कि ये जो सभ्य समाज है, ये बजाय इस इन विकारियों के जाल में फंसने के बजाय, जैसे मैं उदाहरण दूं, बड़ा बड़ा विडंबनापूर्ण उदाहरण है कि किसी महिला पे कोई अत्याचार कर रहा है या बलात्कार कर रहा है और कोई उसको बचाने जाए तो बलात्कारी पूछता है कि आप महिला हैं क्या, आपकी ये कोई बहन लगती है क्या। यानी कि न्याय संगत आवाज उठाने वालों को आज सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है, और बलात्कारी अत्याचारी जो है वो मंदिरों में बलात्कार करके तिरंगा लेके रैली निकाल रहे हैं। और ये सभ्य जो समाज है, एक लाइन और कहूं, ये जो सभ्य जो समाज है उसकी संवेदनहीनता पे हमको तरस आ रहा है। आप देखिए हमारे देश में, बंबई में खासकर ये होता है, आप देखिएगा कि एक नवरात्रा आता है तो बंबई की सारी महिलाएं जो है हर रंग का कलर पहनती हैं एक एक दिन, पता नहीं क्या मिलता है उनको। लेकिन 45 दिन हो गए, कहाँ है वो बंबई की महिलाएं, कहाँ है वो बंबई के लोग, कहाँ है महाराष्ट्र के लोग। ठीक है आप दिल्ली नहीं जाइए, लेकिन आप यहां बैठे आपने चौकीदार बनने का आइकॉन लगा दिया था, आज चौकीदार ने देश बेच दिया और आप मरे हुए अब भी तमाशा देख रहे हैं। ये त्रासदी है मित्र। और किसान जो आवाज उठा रहे हैं अब वो अपनी नहीं है, वो लोकतंत्र की आवाज है। क्योंकि नहीं लेकिन लोकतंत्र में, एक ही लाइन और, लोकतंत्र में प्रतिरोध लोकतंत्र का प्राण है, और हम किसानों के इस प्रतिरोध पर्व के साथ। मित्र, लेकिन आप जो प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, सरकार इस प्रतिरोध के खिलाफ है। सरकार के खिलाफ कोई भी, आपने पहले हालांकि हल्का सा जिक्र किया है, लेकिन आप देखिए कि सरकार के खिलाफ कोई भी प्रतिरोध का स्वर होता है उसको ये साबित करते हैं कि ये नकली लोग हैं, ये देशद्रोही लोग हैं। जैसे नोटबंदी के खिलाफ लोगों ने बोला, उनको इन्होंने साबित किया कि ये देशद्रोही लोग हैं, ये काला धन रखने वाले लोग हैं। और ये समाज में एक माहौल बना दिया कि जो भी नोटबंदी के खिलाफ बोलेगा वो नहीं चाहता है कि देश में काला धन खत्म हो, वो नहीं चाहते हैं कि नकली नोट निकले, वो नहीं चाहते हैं कि आतंकवादियों नक्सलवादियों की रीढ़ टूटे। इस तरह से प्रचारित किया। फिर जीएसटी की बात करिए कि जीएसटी के दौरान भी यही किया इन्होंने कहा कि ये जो जीएसटी का विरोध वही कर रहे हैं जो व्यापारी बेईमान है, जो टैक्स नहीं भरना चाहते हैं। फिर आप गौर कीजिए कि जब कोरोना का समय आया, कोरोना के समय इन्होंने कहा, क्या कहा कि जो घर में नहीं बैठेगा वो देशद्रोही है। जो मजदूर निकल गए सड़क पे अपने आपको बचाने के लिए, चूंकि वो पता नहीं कब तक, ये अचानक ही तो करते हैं, इनको दौरा पड़ता है और अचानक जो है घोषणा कर देते हैं। चूंकि ये तो महलों में रहते हैं, ये तो सारी सुरक्षाओं के बीच है, इनके पास खाने के लिए दुनिया से सबसे बेहतर संसाधन आते हैं, इनको तो खाने की कमी नहीं है। तो ये रातों रात इनको दौरा पड़ता है, जैसे लगता है कि मिर्गी का दौरा आता है, और ये घोषणा कर देते हैं कि अभी से फलाना बंद, अभी से ठिकाना बंद, और तुरंत जो है वो पुलिस को उतार देते हैं, जिनको ये हर महीने सैलरी देते हैं। जाड़ा गर्मी बरसात नहीं होता है। किसानों का जो है कई बार होता है कि एक फसल, दो फसल, तीन फसल मारी जाती है, 2-2 साल तक फसल ठीक नहीं होती है। और ये जो नौकरी पे जिनको उन्होंने सरकारी कर्मचारी बना रखा है, जो डंडे लेके निकल पड़ते हैं, चाहे ये पुलिस ऑफिसर हो या आईएएस ऑफिसर हो, जो कहते हैं, आज हमारे किसान कह रहे हैं ना कि हमारे ही बेटे भाई हैं। हमें लगता है किसान यहाँ थोड़ी गलतफहमी में है, अब उनके वो बेटे भाई नहीं है। मैं गाँव में देखता हूँ कि जो किसान का भाई या बेटा शहर आ गया, नौकरी करता है, वो अपनी जमीन को या अपने उस भाई को, जो कमजोर भाई जो छूट गया है, उसको हे निगाह से देखता है। मैंने अपने आसपास देखा, अपने परिवारों में देखा है मित्र। तो ये जो कह रहे हैं किसान, इनको भी अभी लगता है एक और अहंकार, ये इनके पास भ्रम है। ये जो नौकरी करने वाले लोग हैं, नौकरी करने वाले लोग नौकर हैं, गुलाम हैं, ये किसानों के साथ नहीं आने वाले हैं। एक दूसरी बात, ये किसान आंदोलन में 45वां दिन हो गया। देखिए जो सरकार के अलावा जो खिलाफ, सरकार किसके दम पे बोल रही है कि आतंकवादी है, और ये सरकार किसके दम पे ये कह रही है कि जो है ये किसानों का आंदोलन नहीं है और ढेर सारे किसान हमारे समर्थन में, किसके दम पे सरकार ये बोलती है? क्या इसको सत्ता का भय नहीं है कि हम सत्ता से निकल जाएंगे? तो मित्र,
जो शहरी वर्ग है, जो एक बड़ा वर्ग है, जो किसान के बेटे थे या किसान के भाई थे या किसानों से जुड़े हुए थे, वो सब जो एक शहरी मध्य वर्ग बन गया है और उसको लगता है कि हम नौकरी करके या हम बिजनेस करके इतना पैसा जमा कर लिए हैं, इतना बना लिए हैं प्रॉपर्टी कि हमको गांव और खेत में जाने की जरूरत नहीं है, हम जिंदा रहेंगे और इनको लगता है हम ही देश है, किसान जो है देश पे बोझ है। ये एक हमारे समाज में भाव आ गया है और सरकार उसका लाभ उठा रही है। ये सरकार बेसिकली उन्हीं लोगों के कंधे पे सवार है जिसको आपने कहा कि जो मध्य वर्ग है, जिसको लगता है कि मैं हिंदू हूं, हिंदू होने का या मुसलमान होने का जिनको गर्व है या भ्रम है कि वो इंसान नहीं है या इंसान बाद में है, पहले हिंदू या मुसलमान है, उनका जो जिसको आप बिकारी सरकार या बिकारी संघ या बिकारी लोग आप बोलते हैं, बहुत सही सवाल शब्द यूज करते हैं आप उनके लिए। तो वो जो देखिए वो उनके साथ है। अब सवाल है कि जो टकराव है, क्या एक दिन में टकराव की स्थिति बनी है? मुझे लगता है ये 70 सालों में स्थिति बन के यहां आई है। ये 7 सालों का असर नहीं है। ये असर ये है कि किसानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का कार्यक्रम जो सरकारी कार्यक्रम जो है, और उद्योगपतियों को, व्यापारियों को मजबूत बनाने का कार्यक्रम या नौकरशाहों को मजबूत बनाने का कार्यक्रम आजादी के साथ शुरू हो गया था। आज सारे जो है, जो आईएएस ऑफिसर हैं, जो आईपीएस ऑफिसर हैं, उसमें से ज्यादातर लोग कौन हैं? उनके बाप दादा भी वही थे, नौकरी करते थे। वो चाहे अंग्रेजों की गुलामी करते थे, नौकरी करते थे, या आजाद भारत के सरकारों में नौकरी करते रहे। तो मैं पर्सनली तौर पे देख रहा हूं कि इस आजाद भारत में 70 साल में 2 मजबूत वर्ग खड़ा हो गया है। एक नौकरशाही और व्यापारी वर्ग है, दूसरा गरीब किसान वर्ग है। और गरीब किसान वर्ग के साथ सरकार नहीं है मित्र। सरकार जो है, हर बार सरकार जो है, चाहे जिसकी भी सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, मिलीजुली सरकार रही, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार रही, या इसकी सरकार रही, मोदी जी की सरकार है, सारी सरकारों ने उद्योगपतियों के लिए काम किया है। इनका एकमात्र एजेंडा है उद्योगपति। इनको लगता है कि सारे विकास जो है वो वहां से आएंगे, आसमान से निकल के आएंगे विकास। जमीन जो आज देख लीजिए क्या हालत है कि अर्थव्यवस्था का सत्यानाश किया हुआ इन्होंने, भारत की अर्थव्यवस्था का। और ये दोनों जो इनके जो बड़े भाई बने हुए हैं, अंबानी और अडानी, उनकी प्रॉपर्टी किस रफ्तार में बढ़ी है। और इस देश में अगर किसी वर्ग ने जीडीपी को संभाल रखा है तो उसमें बड़ा वर्ग किसानों का है, कि किसान की जीडीपी अभी भी कृषि से 3% का लाभ हो रहा है। 3% जीडीपी पॉजिटिव है। और उन किसानों के साथ जो है सरकार और शहरों में रहने वाले लोग इस बुरा बर्ताव, इस बुरे तरीके से पेश आ रहे हैं कि कई दफा शर्म आती है कि हम किस लोकतंत्र में जी रहे हैं। आप क्या महसूस करते हैं? नहीं, ये तो बात ये है कि शर्मिंदगी की बात है ये, और गुस्सा है। और गुस्सा किनके प्रति है? गुस्सा उनके प्रति है जो लोकतंत्र की जड़ों पर अमर बेल की तरह लटक के आज उसकी जड़ें खोखली कर रहे हैं। ये जो किसान हैं, ये जमीन से इनका नाता है, ये उगाते हैं, निर्माण करते हैं। लेकिन आप बताइए, शहर में नौकरी करने वाला क्या उगाता है? जब कोई उगाता ही नहीं है और वो केवल उपभोग करता है, उसको क्या मालूम है क्या? और वो जानता है। और अफसोस ये है कि वो आत्महत्या भी कर रहा है मध्यम वर्ग शहरों में आज। क्यों? क्योंकि उनके भी जन्नत की हकीकत जो है वो उनके ही चाहने वाले मोदी जी ने उनको दिखा दी है। पहले से तनख्वाह आदी हो गई है। लेकिन सवाल ये है ना कि अभी तक सब बर्तन, फ्लैट, ईएमआई सब उनको ध्वस्त नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी है बात, ये मित्र लड़ाई है अब चेतना की है। ये जो 1990 से आज तक भूमंडलीकरण ने जो दिमाग में चिप लगा दिया था, इस चिप को किसान आंदोलन तोड़ रहा है, झकझोर रहा है। हाँ, ये गुस्सा है कि जो सरकारी अधिकारी या जो पुलिस वाला या जो नीति निर्धारक है, उसका बैकग्राउंड आपने सही कहा, और किसानों के नेताओं को, आंदोलन के साथियों को, या हमारे जैसे साथियों को, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सचिव से लेकर के ये किसान बिल को ड्राफ्ट करने की कमेटी से लेकर के जो लोग हैं, उनकी जन्म कुंडली निकालने की जरूरत है कि वो किस साल में कहां पे कौन से किसान परिवार से थे और आज वो क्यों नहीं बात कर रहे। और ये है मजबूती से कि जो अभी तक वह, मैं सलाम करता हूं किसान आंदोलन और नेतृत्व को,
क्योंकि उन्होंने 45 दिन में इस सरकार के जो 4-5 जो मापदंड हैं, एक तो क्या है, उसको चरित्रहीन करो, दूसरा उनको डिस्क्रेडिट करो, तीसरा उनको नक्सलवादी बताओ, चौथा उनको खालिस्तानी बताओ, पांचवा उनको देशद्रोही बताओ। इन सब को उन्होंने बड़ी बखूबी से खारिज किया है। और खास बात यह है कि ये आंदोलन के लिए अब मामला है धैर्य का। धैर्य का क्या है कि जैसे 45 दिन हो गए और हमारे 60 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी और शब्द कम पड़ रहे हैं, पर ये निर्लज सरकार आज भी तारीख दे रही है। तो ऐसे समय में किसानों को और सृजनशील तरीके से सोचने की जरूरत है। और वो किस मामले में सोचने की जरूरत है कि अब जीवन में दूसरा काम नहीं है, एक ही काम है, लोकतंत्र को बचाना। और जो ये आंदोलन के नेता कह भी रहे हैं कि हम 2024 तक यहां टिकने के लिए तैयार हैं और उसी तरह से टिकने की जरूरत है। और हमें उनकी एक एक बात से, ये जो सभ्य मध्यम वर्ग है, अपने आप को जो सभ्य कहता है कि मेरा कोई लेना देना नहीं राजनीति से, अरे राजनीति से लेना देना नहीं है तो आप लोकतंत्र में रहने की लायकी नहीं रखते आपकी। अगर आपको राजनीति में नहीं रहना है तो आप क्यों लोकतंत्र में रहते हो? और आपने सही कहा, विडंबना ये है कि ये 70 महीने में ये भीड़ तंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। और किसान आज जो है लोक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मित्र, अपने एक और साथी हैं पीयूष चक्रवर्ती जी, जिनका स्क्रीन पे दिख रहा है। उन्होंने एक मैसेज दिया है, कमेंट किया है, मैं पढ़ देना चाहता हूं और साथ में बोलना भी चाहता हूं। आप भी इस पे बोलेंगे। पीयूष भाई को जानकारी भी है इस बात की कि हम लोग क्या कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, मित्र डोंट माइंड, आप जैसे ओजस्वी और क्रांतिकारी सम्माननीय व्यक्तियों को अब सोशल मीडिया के अतिरिक्त फील्ड में भी उतरना चाहिए। गांव में, छोटे कस्बों में जरूरी है इन मुद्दों को सरल तरीके से बताया जाए। पब्लिक सब जानती है लेकिन सोने का नाटक कर रही है। जय भारत, जय हिंद। पीयूष भाई, बिल्कुल आपने सही कहा। और हम लोग इधर भले 15-20 दिनों से नहीं मिले हैं, लेकिन आप जानते हैं हम क्या करते रहे, हम भी जानते हैं आप क्या करते हैं, और मंजुल भाई भी जानते हैं एक दूसरे को। तो हम वापस जो है, आपको पता है कि हम 2011-10 में गए थे बिहार, वापस अपने गांव और खेती में लगे थे। 3 साल लगातार हमने खेती की। कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के कमेंट को रेस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। नहीं क्यों नहीं, है? सुनिए, क्यों नहीं है? क्योंकि ये कहीं नहीं ले जाता। सवाल ये है कि अगर पीयूष चक्रवर्ती हमको जानते हैं तो ये लिख क्यों रहे हैं? कौन है जो हमने भारत का गांव नहीं देखा? हम गांव में काम नहीं कर रहे? हम उसके अलावा भी काम कर रहे हैं। और ये बातचीत हमारी, बजाय बकवास करने के, कम से कम हमें ये हिम्मत है इस सत्ता के सामने कि हम बोल रहे हैं, काम तो कर ही रहे हैं, काम करने में कोई वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इनका अभिप्राय थोड़ा, सवाल ये है कि नहीं, सवाल ये सुनिए, अभी सवाल ये है कि मैं अगर एक नाटककार हूं तो किसानों पे मैं नाटक कर रहा हूं। मैं अगर एक साहित्यकार हूं तो मैं किसानों पे रच रहा हूं, लेख लिख रहा हूं। और मैं केवल यहीं बैठ के नहीं बात कर रहा हूं, मैं उनके साथ भी खड़ा हूं और आंदोलन के लिए कार्यकर्ताओं को, साथियों को उत्साह भी दे रहे हैं। पर सवाल ये है कि एक सांप सीढ़ी का खेल खेलिए कि जमीन पे उतरिए। जमीन पे उतरने का क्या मतलब होता है? जमीन पे उतरने का मतलब है कि अगर ये सारे के सारे लोकतंत्र में जो राष्ट्रवादी बनके और गर्व से हिंदू को बनके वोट देने गए थे, अगर ये सही सम्मति से वोट देते, संविधान को संभालने वालों को वोट देते, तो ये विकारी सत्ता में नहीं आती। तो जमीन पे उतरने का क्या मतलब होता है? तो इस तरह के जो कमेंट है वो एक बकवास है। उससे बेहतर है आप कोई तथ्यात्मक बात कीजिए। ये वही है, आप ही बताइए आपने किसान के लिए क्या किया, आपके दादा ने किसान के लिए क्या किया, आपने स्वतंत्र संग्राम में क्या लड़ा, क्या मतलब है ये? तो ये जो सत्ता आई है ना, इसने क्या किया? घर में सदस्यों को लड़वा दिया, मित्रों को लड़वा दिया, एक दूसरे के साथ उनकी दुश्मनी हो गई। किसके नाम पे? आदरणीय मोदी जी के नाम पे। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? देश की संपदा बेच दे रहे हैं। आज जो हमारे सिनेमा के लोग हैं वो क्यों नहीं सिनेमा बना पा रहे हैं भाई? क्यों नहीं सीरियल बना पा रहे हैं? बनाए ना, करें ना, क्यों घर में बैठे हैं बेरोजगार होके?
क्यों कर्ज में डूबे बैठे हैं? कौन है जो इंडस्ट्री का व्यक्ति बचाने आ रहा है आपको? आप जाइए ना, आपके लिए काम नहीं है ना सिनेमा का आज, तो जाइए खेती कीजिए, बैठिए किसानों के साथ दिल्ली में। हमको क्या प्रवचन कर रहे हैं आप? जमीन पे जाके बात कीजिए। तो ये बकवास बंद कीजिए मित्रों, और इनको एंटरटेन नहीं कीजिए। आप बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? खैर ठीक है, कोई बात नहीं। मित्र है, उनका अपना विचार है, हर आदमी को विचार रखने दीजिए, उनको जो ये लग रहा है विचार उन्होंने नहीं है, कहा। मैं यही कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, ये विचार नहीं है, मैं वही कह रहा हूं, ये विकार है। अच्छा, हम आगे बात करते हैं कि ये विकार जो जी है, ये बिल्कुल। विकार नहीं, ये विकार है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो शहरी वर्ग है, खास करके जो गांव से भी जो शहर आ गया है, उसको अरे यही शहरी लगता वर्ग का है। नमूना आपने देख लिया ना भाई। वो एक्चुअली वही शहरी वर्ग लगता जो है है, आपसे पूछ रहा है, आपने बताइए क्या किया, और यही वही लगता विडंबना है है। और शहरी जिसको हम वर्ग। दोस्त समझ रहे हैं, यही विडंबना है। काय का दोस्त है? क्या दोस्त है? अच्छा, ये बताइए कि आगे क्या होगा, ये जो टकराव की जो स्थिति है आज, कि किसान आपको अपनी टकराव बात पे नहीं, अड़े। आपको आपको हर रोज बैठ के ये जो अपने आप को ऐसे दोस्त कह रहे हैं ना, इनसे आपको रूबरू होना पड़ेगा, नहीं तो उनको खारिज करना पड़ेगा, तब तो जनता तक बात पहुंचेगी ना। बताइए इन्होंने कितने फेसबुक पे लाइव प्रोग्राम कर लिए? चलिए हम तो जमीन पे नहीं है, मान लिया। क्या इन्होंने आज जो कमेंट किया, हम जो बोल रहे हैं उस पर कमेंट करने की इनकी कुव्वत है? क्या इन्होंने लिखा कि मोदी जी जवाब दीजिए, 70 साल में देश की जीडीपी कहां चली गई? मोदी जी जवाब दीजिए, मेरा मेरा सिनेमा क्यों रुक गया? मोदी जी जवाब दीजिए, आज सिनेमा के कलाकारों को क्यों आत्महत्या करनी पड़ रही है? मोदी जी जवाब दीजिए, किसान क्यों सड़क में है आज? सवाल तो ये होने चाहिए। और ये जो यही यही किया ये बुद्धिजीवियों ने देश में। मैं 70 महीने पहले से बोल रहा हूं कि ये जो संवाद है ना, सबको ले लीजिए, सबकी बात सुन लीजिए। अरे बात हो तो सुनिए ना। जैसे मैं विकार और विचार का फर्क अंतर कर दूं, विकार है और विचार का जो विकार है वो हम सुबह पखाना करके आते हैं, वो विकार होता है। उसको ड्राइंग रूम में लाके सजाया नहीं जाता, उसमें पानी फेंका जाता, उसको फ्लश किया जाता है। और वो फ्लश करोगे तब तो विचार दिखेगा ना। ये इस तरह की मानसिकता जो मध्यम वर्ग और जो शहरों में आ गई है, किसान तो फिर भी आज जिंदा है, टकरा रहा है, वही मिट्टी का लाल है। और वो ये बता दूं, ईंट से ईंट बजा रहा है। अब इस सरकार के पास क्या कर रही है? सरकार स्वांग कर रही है, सरकार पाखंड कर रही है। जो संवाद का पाखंड होता ना, वो देखिए, जो आपने कहा 8वें दौर की बातचीत, क्या 8वें दौर की बातचीत है? हमेशा बोलती किसान विकल्प दीजिए। किसान पहले दिन से कह रहे हैं हमारा विकल्प है तीनों काले कानूनों को रद्द करो। इससे बड़ा विकल्प माथे पे चिपका रहे हैं। लेकिन किसानों ने भी अब ये ठान लिया है कि धीरे धीरे ही सही ये इनके संवाद का पाखंड सबके सामने आएगा। और ये जो नकली किसान समिति और ये नकली ट्वीट कर रहे हैं ना, अब बताइए, दिसंबर में एक किसान समिति बनी, वो जो है तुरंत 20 दिसंबर को कृषि मंत्री के साथ फोटो खिंचवा लिया। तो इन्होंने क्या किया है, इनके, आपको मालूम है, इस भिखारी संघ के 10 मुख है, तो उनको 10 को अभी ये किसान का मुखौटा पहना रहे और वो ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो सवाल पूछने वाले हैं वो काय की सूचना क्रांति है? ये कौन सी सूचना क्रांति में आप क्या कर रहे हैं सवाल पूछने वाले? इस सूचना क्रांति में आपने एक वीडियो बना के रखा, कुछ एक बात की। तो ये किसानों को अब धैर्य की परीक्षा, जैसे मैं बोल रहा था, और विचारों को आगे बढ़ाना है, विचारों को जगाना है, और विचारों के लिए शब्दों को पत्थर की तरह से उपयोग भी करना है। क्योंकि हम किसी का माथा फोड़ने में विश्वास नहीं करते, रक्तपात में विश्वास नहीं करते। हमें अपने शब्दों को इस तरह से रखना है कि झंझनाहट हो जो हमें ये पूछता है कि जमीन पे उतरिए। कहिए मित्र। मित्र, जो अभी स्थिति है कि टकराव की स्थिति दिख रही है, इसमें क्या लग रहा है आपको? भविष्य क्या दिख रहा है, क्या होने वाला है? क्योंकि हमें नहीं लगता सरकार कर रही है, हम वापस नहीं करेंगे, किसान कर रहे हैं, वापस घर नहीं जाएंगे। तो ये जो सरकार की प्रतिष्ठा का प्रश्न ये है कि वो उन्होंने जो कारपोरेट है उनके लिए वादा कर रखा है, क्योंकि 2017 से अडानी साहब जो है खोल के बैठे हैं साइलो गोदाम, जिसपे एफसीआई किराया भी भर रहा है। भारत सरकार उनको किराया दे रही है अनाज रखने के लिए। पहली बात मित्र, आप जान लीजिए, ये सरकार की कोई प्रतिष्ठा नहीं। पहला ये प्रधानमंत्री है जिसने पीएमओ एज ए इंस्टीट्यूशन और पीएम पद की गरिमा को एक दलाल में बदल दिया। दूसरा, इसी के मित्र जो ये कह रहे थे ना, आपकी बात ट्रंप सरकार, ट्रंप ने क्या किया अमेरिका में देख लीजिए, वही ये हिंदुस्तान में कर रहा है और करने वाला है। और ये किसानों ने जान लिया है। और मैं बता दूं आपको,
किसान जितना दिन टिकेंगे उतना मजबूत लोकतंत्र रहेगा हमारा। और अब टिकने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि क्या था, किसानों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आपने भी लिखा है भाई, -डिग्री तक टेम्परेचर चला गया भाई, ठंड में बरसात हो गई, ठंड भी देख लिया, कोहरा भी देख लिया, और 60-70 किसानों ने शहादत भी दे दी। और जो ये सब सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब बोल रहे हैं ना, कोरोना कोरोना, किसानों ने उस कोरोना की हवा निकाल दी है। लाखों लोग बैठे हैं। तो ये जो आज आज इनको वैक्सीन जो बनवाया उसको बेचने की दिक्कत हो रही है, इसलिए पिछले 10 दिन से वैक्सीन चला रहे, क्योंकि ये भ्रम जो है किसानों ने। देखिए मित्र, क्या है आंदोलन ये किसानों का ना, ये केवल एमएसपी या काले कानून की वापसी भर नहीं है। उनके माध्यम से ये विचार चेतना, वी द पीपल, हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग, ये जमीन पे उतर जाइए जैसे लोग नहीं है, ये पैरासाइट हैं। हम भारत के लोगों का असली जो मूल है, उसका जो एहसास आभास है, वो किसानों ने जगाया। पहली ये बधाई किसानों को। दूसरी ये कि ये जो नकाबपोश सरकार है, इसके सारे हथकंडों को वो धीरे 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 जो है वो नकाब उतार रहे। तीसरा, किसान नेता जो है बहुत धैर्य के साथ बैठे कि हमारा तो जो लूटना था वो लूट गया भाई, अब हम इस सरकार को देखेंगे, हम पे डंडे चला लो, गोली बरसा लो, हम जो है हमारी राजधानी में। अब देखिए कितना बड़ा कार्यक्रम किया इन्होंने। ये डरी हुई निर्लज्ज सरकार ने पहली बार, देखिए आमतौर पर होता आंदोलन का, मैं बोलूंगा थोड़ी देर धैर्य रखिए, आंदोलनकारी नॉर्मल तोड़फोड़ करते हैं। किसानों ने हाईवे पे वो आ रहे थे दिल्ली, क्या किसानों का हक नहीं है? कहां है वो सुप्रीम कोर्ट? अरे जहां प्रमुख न्यायाधीश की पैंट उतर जाती है किसी सभा में, ये बदकिस्मती है मित्र। जो अपनी पैंट नहीं संभाल सकता वो देश के संविधान की बागडोर संभालेगा? सोचिए ना, प्रश्न ये है। और पहली बार सरकार ने, यानी कि जो बोल रहे हैं टैक्स में माफ कर दो, अरे हाईवे जनता के पैसे से बनता है भाई। क्यों खोदा इन्होंने सिंगू बॉर्डर? क्यों खोदे इन्होंने हाईवे? क्यों बॉर्डर पे किसानों को मजबूर किया? और किसानों ने उसको वरदान बना लिया। किसानों ने कहा अरे नहीं जरूरत हमें तेरे गोदी मीडिया की भाई, हम बैठे यहां, झक मार के जा रहा है ना गोदी मीडिया, जा रहा है ना, नहीं क्या जा फैला रहा, रहा है ये लेकिन अलग विषय, और यही लेकिन वो करना क्या है कह रहा किसानों है को। मित्र, वो जो मीडिया है वो क्या कह रहा है? मीडिया इसमें लगा हुआ है कि किसान जो कर रहे हैं वो ढोंग कर रहे हैं। वो ये कह रहा है कि किसान की जो रैली हुई, जो ट्रैक्टर मार्च किया उन्होंने, उसका कहीं न्यूज नहीं आया। किसान को तोड़ने के सारे उपक्रम जो सरकार लगा रही है उसको प्रोपगंडा के तौर पे प्रेजेंट कर अरे रहा है भाई, मीडिया। नहीं, वो बढ़िया बात किया आपने, सही कहा। यानी कि आप देखिए, वो जो गोदी मीडिया है, जो किसानों को खालिस्तानी कह रहा है, देशद्रोही कह रहा, कहां है वो? अगर उस मीडिया में दम होता, उसका समर्थन होता, उसका प्रभाव होता, तो इन्होंने पुलिस से डंडे पिटवा देने थे ना। लेकिन किसानों की जो अभी ट्रैक्टर रैली हुई, उस ट्रैक्टर रैली का अमेरिका से तक, कनाडा तक, यूके तक, यूके के प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए? इसीलिए नहीं आए। आप देखिए, ये जिसको बुला रहे हैं वो भी यहां आने के लिए तैयार नहीं है, वो भी कैंसिल कर रहा है। आप देखिए, अब ये मामला जो है गोदी मीडिया के बस की बात नहीं है। आप देखिए, आपके पास, आप बंबई में रहते हो, मैं उनके लिए कह रहा हूं ये बात, जो कहते हैं जमीन पे उतरिए। आप बंबई में रहते हुए उन किसान के वीडियो को देख रहे हैं ना, अपनी वॉल पे शेयर कर रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं किसान? क्या गोदी मीडिया ने रोक लिया उनको? तो अब किसानों को धैर्य के साथ एक एक नए सृजनशील, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी हमेशा से ये किसान आंदोलन, किसानों से मेरी एक अपील रही है, क्योंकि किसान एक तरह के खाप पंचायत भी हैं जो महिलाओं को दबाते हैं। मैंने अपनी कविता में भी लिखा था कि अब जो कृषि में काम करने वाली महिला है उसको भी लाइए, और आज महिलाओं की भागीदारी ही है जो इसको, बदलाव की बयार को मजबूत करती है। मुझे बहुत बढ़िया लगा कि वो महिलाएं जो है ट्रैक्टर चलाते हुए आज, क्योंकि ये टक्कर देना भी बहुत जरूरी है, खासकर उन महिलाओं को जो सरकारी नौकरी करके कार में घूमती है। क्योंकि ये जो मोदी सरकार है, ये एक एक नागरिक को लड़वा रही है। यानी कि कौन है टुकड़े टुकड़े गैंग? ये किसान आंदोलन ने सबके सामने टुकड़े टुकड़े गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग कोई दूसरा नहीं है, यही है। इन्होंने ही तो देश को 3 टुकड़े में बांटे थे।
और आज फिर बांट रहे हैं। वो हिंदू अलग कर रहे हैं, मुसलमान अलग कर रहे हैं, पंजाब अलग कर रहे हैं, बिहार अलग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पंजाब के किसानों का आंदोलन है, वो कह रहे हैं कि बिहार के किसानों का आंदोलन नहीं है। ये तो यहाँ अभी भी तो टुकड़े टुकड़े गैंग ही करवा रहे हैं। उसके अलावा मित्र देखिए कि मैं अब बोल रहा हूं, अब जो मैं लगातार मैं पिछले 45 दिनों से वीडियोस देख रहा हूं, आपने सही कहा, मैं पिछले 45 दिनों से कोई चैनल नहीं देखा है, उसके टुकड़े ही मैंने देखे हैं जहां जहां इन लोगों ने बकवास किया है और उसको लोगों ने शेयर किया। किसान की रिपोर्टिंग करने वाले, किसान आंदोलन की रिपोर्टिंग करने वाले लोकल जर्नलिस्टों ने, लोकल लड़कों ने, चूंकि वो खेतों को, किसानी को जानते हैं। ये इनकी तरह एसी कमरों में बैठ करके जो है 3 लाख रुपया सैलरी लेकर के बकवास करने के लिए नहीं बैठे हैं। जो पत्रकारिता के नाम पर दलाली कर रहे हैं, ये सारे चैनल किनके हैं? इन्हीं पूंजीपतियों के हैं जिनके खिलाफ किसानों का आंदोलन है। इन्हीं पूंजीपतियों के जिनसे ये सरकार बनी हुई है। तो ये तो वही करेंगे ना, दलाली का पैसा खा रहे हैं तो दलाली करेंगे ना। ये तो बदनाम करेंगे किसानों को, ये बदनाम करेंगे देश के नागरिकों को जो सही नागरिक है। ये गंदे और झूठे नागरिक है, ये नागरिक नहीं है, बेसिकली पैरासाइट है। जो औद्योगिकीकरण देश में लाया गया, जो शहरीकरण देश में हुआ, उसके बजबजाते कीड़े हैं ये। कि आपने नेहरू जी को भी मैं ब्लेम करता हूं कि नेहरू जी ने ग्रामीण किसानों को छोड़ दिया, कहा कि शहरीकरण करेंगे, और शहरीकरण होते होते आज यहां पहुंच गया कि पूरा शहर जो है इस देश का बजबजाता हुआ नाला बन चुका है। यहाँ रहने वाले लोगों के, ये जो आप जो कह रहे हैं मोमबत्ती गैंग, जिसको सभ्य समाज आप बोलते हैं, ये सभ्य समाज गांव से आई हुई लड़कियां, गांव से आए हुए मजदूरों के साथ किस तरीके के व्यवहार करते हैं। उनको जो है ही समझते हैं। घर में आने के बाद जब निकलते हैं तो पोछा मरवाते हैं वो। तो ऐसे समाज जो हमने क्रिएट किया 70 सालों में मित्र, उसने देश के लोकतंत्र को बर्बाद किया है। और मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र जो है किसान ही स्थापित करेगा, क्योंकि ये मूलतः भारतवर्ष किसानों का देश है। आदिम काल से हम पढ़ते आ रहे हैं, इस देश को किसानों ने बनाया है। जब जंगल होगा, इस दुनिया में जंगल था तो किसने काटे थे जंगल? क्या किसी राजा ने काटा था जंगल? किसी मंत्री ने काटे थे जंगल? किसानों ने काटा था जंगल। किसानों ने उसमें अनाज उगाए। आज ये अनाज खा करके मजबूत हुए, तब ट्रैक्टर बना रहे हैं, तब ट्रक बना रहे हैं, तब गाड़ी बना रहे हैं, तब आईपीएस की नौकरी कर रहे हैं। जब अनाज इनको नहीं मिलता तो क्या खाते ये? वो किसान चाहे हिंदुस्तान का हो या अमेरिका का या दुनिया के किसी हिस्से का किसान हो, जो किसान के प्रति वफादार नहीं है वो गद्दार है अपनी जिंदगी से। प्रकृति के खिलाफ विद्रोह कर रहा है, वो प्रकृति नष्ट करने वाला व्यक्ति है। वो, उसको भिखारी ही कहा जाना चाहिए, चाहे कोई रहे। और मित्र, ऐसे लोगों से हमारा समाज, दुख की बात है, भरा हुआ है। अब दुख तो ये भी होता है कि जो आपका पूरा मजदूर वर्ग है, मजदूरों ने क्या किया? एक स्वर नहीं निकला, करोड़ों की संख्या में निकले। ये जो आपके जो कुछ दल जो है, जिनके नाम पे ये सरकार जो है अलग गेम खेलती रहती है कि ये जो है कम्युनिस्ट है, ये फलाना, ये ढिकाना है। क्या किया उनने? मजदूर जो है करोड़ों की संख्या में सड़कों पर निकले, एक किसी मंत्री का घेराव नहीं किया, एक किसी पुलिस इंस्पेक्टर को थप्पड़ नहीं मारा जिसने उन पर डंडे मारे। तो ये मजदूरों के बूते की बात नहीं है मित्र, ये किसान ही इस देश को बदल सकता है। और किसान जो है अब ठान लिया, ये बड़ी अच्छी बात है। जब मैं वीडियोज देखता हूं उन किसानों के, और जब वो बोल रहे होते हैं, और ये भी समझिए कि जो किसान नहीं दिल्ली पहुंचा है, इसका मतलब वो किसान आंदोलन के विरोध में खड़ा है, ये भी ना माने। जो भी किसान है इस देश का, कितनी भी खेती में किसान करता है, आप उसको किसान मत मानिए जो भाग करके यहाँ सब्जी बेच रहा है बैठ करके। वो किसान नहीं है, वो भगोड़ा है, वो पलायन कर गया है। गांव में जो संकट है उससे भागा हुआ आदमी है। उसको मत बोलिए किसान का बेटा है या किसान का भाई है। तो जो किसान जो गांव में रह करके लड़ रहा है उसकी बात करिए। और वो आज भी इस आंदोलन के खिलाफ है, इस आंदोलन के साथ है और सरकार के मंशा के खिलाफ है। तो सवाल ये उठता है मित्र कि क्या हम देख पा रहे हैं, क्या हमें दिख रहा है? क्या ये सरकार या हमारे देश की जो एक बड़ा वर्ग जो है, जो सेवा वर्ग जिसको कहिए, नौकरशाही वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, क्या उसको किसी दिन समझ में आएगा या किसानों को समझाना पड़ेगा ठोक करके? देखिए, बात यह है कि फिर मैं कह दूं कि ये गांधी का देश है और 45 दिन में किसानों ने ये बता दिया कि हम गांधी के रास्ते से सत्याग्रह कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये भगत सिंह का भी देश है, ये भी उन्होंने कह दिया कि हमने अपनी जान दे दी पर किसी को मारा नहीं हमने। तीसरा जो है, बात आज नैतिक बल की है, बात आज विवेक की है। तो हमें विवेक सम्मत संवाद से ये समझाना पड़ेगा सरकारी नौकरों को कि आप तो सरकार
कि पैसा मिलता है ना, सरकार से पैसा लेते हो ना, और सरकार का पैसा कहाँ आता है? वो जनता के अप्रत्यक्ष कर से आता है। यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्स, एक माचिस बेचने तक गरीब से गरीब व्यक्ति भी सरकार को टैक्स देता है। तीसरा बिंदु ये समझाना इनको बड़े अच्छे से कि ये जो इनकम टैक्स जो गाये बगाए शहरी वर्ग आके गोदी मीडिया में बकवास करता है ना कि हमारे इनकम टैक्स से ऐसा है, तो उनके डायरेक्ट इनकम टैक्स से इस देश का पत्ता भी नहीं हिलता है। ये शगुफा है। चौथा ये है कि हमारे अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों को ये सामने रखना है कि पिछले 70 महीने में कितने खरब रुपए जो है वो इस मोदी ने अपने पूंजीपतियों दोस्तों के माफ किए हैं, जिसको एनपीए कहते हैं। बैंक के बैंक डूब गए, पर किसी सरकारी गिड़गिड़ाते रहे, जो पीएनसी एक जो बैंक है, गिड़गिड़ा रहे हैं सब, लेकिन एक व्यक्ति मोर्चे पे सरकार के खिलाफ नहीं आया है। गिड़ के भीख मांग रहे हैं वो वित्त मंत्री से मिलके, पर एक आदमी, मर भी गए बहुत सारे, लेकिन एक आदमी ने संघर्ष का रास्ता नहीं चुना। तो उनके ये बात धीरे धीरे समझ में आ रही है। और ये बात इनको ये भी समझानी है कि जो 7वां वेतन आयोग आया सरकारी कर्मचारियों के लिए, उसके लिए कितना करोड़ रुपया सरकारी खजाने पे बोझ पड़ा, किसी को मालूम है? और चंद लोग हैं वो, 4 से 5 हजार करोड़ रुपया जो खर्च हुआ, किसान क्या कर रहे हैं प्रति वर्ष अगर एमएसपी गारंटी दे दिया तो 15,000 करोड़ या कुछ इस तरह का खर्च। लेकिन वो 60%, ये आंकड़े आप ठीक कर लीजिएगा, मैं एक अंदाज कह रहा हूं, लेकिन उससे 60% किसान आबादी जो है देश की, उसकी खुशहाली होगी। अगर उसकी खुशहाली होगी तो वो पैसा जो सर्कुलेशन में आता है, वो मार्केट में आता है। आज ये जो जीडीपी जो माइनस में ग्रोथ है, इसका मुख्य कारण तो नोटबंदी है ना, जो आपने अपने आर्टिकल में भी लिखा, लेख में भी लिखा है। ये इस मध्यम वर्ग को समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो मजले उद्योग खत्म हो गए, मजदूरों के कारोबार खत्म हो गए, निजी जो कारोबार थे वो खत्म हो गए। तो इनको ये संवाद से, अब मैं ये कहूं कि इनको हर रोज ये संवाद में समझाना है, और ऐसा भी करना चाहिए सभ्य वर्ग के लोगों को कि तख्ती पाठी लेकर के सोशल मीडिया के अलावा इन सरकारी कर्मचारियों के दफ्तर में भी किसानों को लगा देनी चाहिए। हर एक थाने में लगानी चाहिए, कौन कौन किसान का बेटा है वो तय कर ले। इस तरह से इनको बहुत इनोवेटिव तरीके से मित्र, बहुत अलग तरीके से एक अनूठी पहल के, जैसे मुझे याद है कि भीड़ जुटाना ही मकसद नहीं होता, लेकिन एक एक्शन आपका ऐसा हो, जैसे गांधी ने कहा मैं चला जाऊंगा पैदल दांडी और एक मुट्ठी भर नमक बनाऊंगा। तो हम बार बार बोलते रहे हैं, ये जो विकारी जोंक होता है ना, जो पशुओं पे लग जाता है, जिसको कितना भी करो निकलता नहीं है, ये सरकारी नौकर भी और ये तंत्र भी इतना खोखला हो चुका है, विवेकहीन हो चुका है कि इसको अब वो गांधी के मुट्ठी भर नमक इनके मुंह पर जब तक नहीं रगड़ेंगे, तब तक ये लोकतंत्र बचेगा नहीं। मित्र, किसान तो मुझे लगता है, और आगे भी कई इनोवेटिव आपने जैसे बात कही, आपने कहा कि जो है सरकारी दफ्तरों में, वो पुलिस थानों में, वो उनके तख्ते लगाएंगे और बताएंगे कि किसान के बेटे भाई हो तो जागो। वो तो होगा, वो होने वाला है मित्र, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। और मुझे लगता है कि जो है, मैं बड़ा गर्व करता हूं उस व्यक्ति पे, पंजाब का एक डीआईजी था मतलब है, जिसने इस्तीफा दे दिया, और ये कहते हुए इस्तीफा दिया, डीआईजी ने इस्तीफा दे दिया मित्र, और उसने कहा कि हम पहले किसान के बेटे हैं, हमको डीआईजी किसान ने बनाया, मेरे किसान पिता ने बनाया है। मैं बिहार की बात करूं, बिहार की जो आबादी शहरों में रह रही है बड़े बड़े पदों पे, उनमें से ज्यादातर जो है वो किसान के बेटे हैं, लेकिन वो इतना डरते हैं, उनको लगता है मेरी नौकरी चली जाएगी तो भूखों मरेंगे, इसलिए सरकार की गुलामी करने को तैयार है। वो नहीं आएंगे किसानों के समर्थन में। किसानों को अपने दम पे खड़ा करना पड़ेगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि जब तक जो आंदोलन जिस तरह से चल रहा है, जिस सुनियोजित तरीके से चल रहा है, जिस मर्यादित तरीके से चल रहा है, और ये गांधीवादी, बिल्कुल आपने सही कहा कि गांधीवादी तरीके से चल रहे हैं। और वो इन्होंने ये भी दिखा दिया, भगत सिंह का रास्ता भी दिखा दिया कि भाई 60 लोग हम शहीद हो चुके हैं, लेकिन हमने अब तक तुम्हारी सड़क खोदी नहीं है, सड़क तुमने खोदी हमको रोकने के लिए। अभी एक दिन मैंने देखा कि जो है किसान
कि ट्रैक्टर जा रहा है परसों, तो एक सीईओ आके खड़ा हो गया, बोले मुझ पे चढ़ा दो और ट्रैक्टर ले जाओ। अगर किसान यही करने लग जाए उन अफसरों के सामने जाकर के कि तुम कैसे थाने से निकलोगे, जरा बताओ, तुम कैसे अपने दफ्तरों को जाओगे, ये बताओ। और मुझे लगता है एक और काम करने की जरूरत है मित्र इस देश में किसानों को, जो बहुत जरूरी काम है, जिसकी हल्की झलक आपने थोड़ी देर पहले आपने कही थी, कि इस देश के किसानों को एक ऐसा तंत्र अब डेवलप करना पड़ेगा, जो ये जो सत्ता चूसने वाले जो तंत्र में बैठे हुए बड़े अधिकारी हैं और बड़े नेता हैं और मंत्री बने हैं, उनका खंगालना चाहिए कि ये आए कहां से थे, और इनके पास जो अरबों रुपए की संपत्ति है वो आई कहां से थी। ये जो पीयूष गोयल है, इनके माता पिता क्या करते थे? इनके माता पिता भी मंत्री थे। वेद प्रकाश गोयल और चंद्रकांता गोयल इनके माता पिता थे। उनके माता पिता क्या थे? वेद प्रकाश गोयल के माता पिता क्या करते थे? उनके माता पिता क्या करते थे? किसानों को यह भी पता लगाना चाहिए। ये कह रहा है ना कि कुंडली हमको सबकी कुंडली हमारे पास है, तो अब किसानों को इनकी कुंडली निकालनी पड़ेगी कि गांव में ये कहां से थे और गांव से कैसे भगाए गए थे। बहुत सारे इसमें ऐसे लोग मिलेंगे मित्र, जो गांव में अपराध करके भागे हैं शहर, और शहर में आकर के जम गए, बड़े बन गए आज। उनमें से जैसे आज देख रहे हैं ना कि राजनीति में देख रहे हैं कि आपको 30 से 35% विधायक जो है या सांसद जो है चोर हैं, बलात्कारी हैं, गुंडे हैं। वैसे इनमें से जो सभ्य समाज में आपको दिख रहे हैं ना लोग, उसमें से 30 से 35% जो है आपको पता चलेगा कि इनके परिवार में इनके बाप, इनके दादा, इनका कोई चोर था, गुंडा था, बलात्कारी था, कोई बड़ा भयंकर अपराध किया था, जेल गया होगा। आपकी कुंडली निकालिए, देखिए मिलेगा आपको। तो किसानों को इस पे काम करने की सख्त जरूरत है। जब तक इनकी जड़ नहीं खोदिएगा, ये जो कैक्टस जो खड़ा हो गया है, ये देश को, ये लोकतंत्र को, लोक को बचने नहीं देगा। तंत्र तो इतना मजबूत हो गया कि लोग जो है गन्ने की तरह, उस दो जो होता है ना गन्ना पेरने वाली मशीन, उसके बीच में लोग आके फंस गया है कि उसका रस निकाल करके ये मलाई खा रहे हैं और ये बकवास कर रहे हैं कि किसान नहीं है। तो किसान आंदोलन के साथ अब मुझे लगता है कि किसानों को यह देखने की जरूरत है कि जो 70 साल हमने छोड़ दिया कि चलो आप शासन करो, आप करो, हम खेती करते हैं। बड़े एक भाई को कहा कि तुम जाओ देश के मोर्चे पर खड़े हो जाओ, देश की सुरक्षा व्यवस्था में लग जाओ, मैं खेत संभालूंगा। अब किसान को यह कहना पड़ेगा कि तुम बैठो, हम दोनों जगह हम ही संभाल लेंगे, और तुम सही से संभाल रहे हो कि नहीं संभाल रहे हो ये हम देखेंगे। अभी क्या हुआ मित्र, एक बड़ा मजेदार ये सब सामाजिक तथ्य है, इसको समझिए कि एक किसान का आज से 35 साल पहले या 40 साल पहले 2 बेटा जो हुआ, एक बेटा खेती करने लगा और एक बेटा नौकरी करने लगा। नौकरी करने वाले बेटे ने 2-2 घर बना लिए रिश्वत लेकर के, या जैसे भी कहिए, या पेंशन के वजह से उनकी लाइफ सिक्योर है। लेकिन जो गांव का भाई रहा, वहां वो जो खेती करने वाला भाई जो है वो बेचारा बन गया। क्योंकि ये जो शहर वाला भाई था, इसने अपनी प्रॉपर्टी तो बनाई, साथ में वहां जो पैतृक संपत्ति थी उसमें भी उसका कानूनी अधिकार है कि बोला आधा मेरा है, वहां से भी आधा छीन लिया। तो जो शहरी वर्ग, जो सेवा करने वाला वर्ग अपने भाई को, अपने सहोदर भाई को नहीं इंसान समझेगा, ईमानदारी उसके साथ बरतेगा, वो देश की जनता के साथ क्या ईमानदारी बरतेगा? इससे क्यों अपेक्षा कर रहे हैं? मुझे भारी गुस्सा है इस वर्ग के खिलाफ, क्योंकि इस वर्ग ने देश को खोखला करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। आज जो हर तरफ भ्रष्टाचार है, जो हर तरफ पूरी कानून व्यवस्था ठप है। आज देखिए अब क्या हो रहा है, मास्क लगाने के नाम पे पुलिस वाले जो है हफ्ता वसूल रहे हैं। जो गरीब महिला या गरीब आदमी कोई मास्क हटा लेता है रास्ते में कुछ खाते पीते चलते समय, उससे वसूलते हैं, जुर्माना वसूलते हैं। ये खुद जो है जब ग्रुप में रहते तो मास्क नहीं लगाते हैं। और ये साबित कर दिया किसानों ने, ये साबित कर दिया इन खुद नेताओं ने रैलियां कर करके कि रैलियों में जो आते थे लोग, क्या वो मास्क लगा करके आते थे? जब मजदूर जब यहां से भागे थे वो भयंकर काल में, तो लोगों ने क्या कहा, इन्हीं लोगों ने जिसको आप सभ्य समाज कहते हैं, कि गांव गांव में फैला देंगे, देश बर्बाद होगा, मजदूर साले नालायक है, इनको पीटो, इनको अरे कूटो। भाई, आप तो पुरानी बात कह रहे हो। जो संविधान में, जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं जज, क्या वो गृह मंत्री की रैलियां भी नहीं देखते होंगे? केवल उनसे सलाह मशुराई करते हैं न्याय देने के नाम पे। लेकिन वो तो जो हैदराबाद का इलेक्शन हुआ, हैदराबाद की उनके नगर पालिका का इलेक्शन हुआ, तब जो है गृह मंत्री, जो जिसका कानून चलता है, जो नियम बनाता है, उसकी रैली में कितने मास्क बटे, कितने लोग मास्क पहने हुए थे? और आज जो चिंतित बता रहे हैं अटॉर्नी जनरल भारत के कि कोरोना का नियमों का पालन नहीं हो रहा, तो ये जो किसान आंदोलन के पैरेलल जो मोदी जी किसान सम्मेलन कर रहे हैं, क्या उनमें हो रहा है? क्या वो जो किसान
कृषि मंत्री जो है मध्य प्रदेश में किसान सम्मेलन कर लिए थे, उनके स्टेज पे या उनके उसमें वो कोरोना के नियमों का पालन हो रहा है? अरे ये सब मध्य झांसेबाज हैं, ये सब नहीं, झांसा राम है। नहीं, लेकिन मित्र मजेदार तो ये है कि जो ये हमारे समाज के लोग हैं जो कहते हैं कि सरकारी नियमों का पालन करना जरूरी है, जो वहां से गाइडलाइन आ रहा है, तो वो जो है रैलियों को नहीं विरोध करते हैं, लेकिन 100 आदमी शादी में 100 आदमी जमा होगा या 50 आदमी जमा होगा या डीएम को देना पड़ेगा आपको लेटर लिख करके या उनसे परमिशन लेना पड़ेगा, इसको बड़े मजे से बर्दाश्त कर लेते हैं। नहीं, और जो आप कह रहे थे ना एक बात अभी कि बिहार में जो मजदूर आएंगे, नीतीश कुमार ने भी कहा था ये भी बिहार में मजदूर आएंगे कोरोना फैलाएंगे। अरे दोबारा चुनाव जीत लिया, इतनी रैलियां कर ली नीतीश जी, आप तो किसी हाल में नहीं है, इतना बदहाल आपने अपने आप को कर लिया सत्ता के च्युइंगम से चिपक के। लेकिन क्या चुनाव के बाद बिहार में बाढ़ आ गई है क्या कोरोना की? यही देखने समझने की बात है मित्र। और मैं बताऊं, और नहीं नहीं, देखिए सवाल मेरा और भी है कि जो सत्ता से चिपकने वाले हैं ना मित्र, वो किसी दल के हों, सब वो इसी उसमें साजिश और में दे, और शामिल। देखिए मित्र कि ये जो केजरीवाल दिल्ली में बैठा हुआ है, उसने क्या किया, जैसे ही बिहार का चुनाव खत्म हुआ बोला कि दिल्ली में दूसरा दौरा आ चुका है कोरोना का और नए बेड बनाए जा रहे हैं, और जैसे ही किसान आंदोलन शुरू हुआ वो सारे बेड खत्म हो गए। तो ये सारे सारे सब शामिल हैं मित्र, और ये सारे राजनीतिक पार्टी। अब ये और एक अच्छी बात आपके उससे आई कि किसानों को या जो भी अब आंदोलनकारी हैं, उनको एक नैरेटिव गढ़ना चाहिए, उनको अभी एक क्रॉस एजेंडा तैयार करना चाहिए। वो एजेंडा ये है, पहली बात एजेंडा ये है कि नोटबंदी का जवाबदार कौन। ऐसे जो प्रश्न है अग्रेसिवली उठाने की जरूरत है। कोरोना से देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, जो महान नेता हमारा देश का लॉकडाउन करने के लिए जिसने अनाउंस किया, अगर वो एक काम करता जो कॉमन सेंस है कि जो बाहर से विदेशी हमारे भारतीय नागरिक आए उनको वो 14 दिन उस वक्त क्वारंटाइन कर लेता, तो क्या देश को लॉकडाउन की जरूरत पड़ती? अब काउंटर नैरेटिव ये सेट होना चाहिए, और जो आज निर्णय लिए जा रहे हैं, जितने कानून के निर्णय लिए जाए, उन सबको एक एक जवाबदेह बनाना चाहिए। और उसके लिए और एक खास बात किसानों ने क्या की, जो ये संसद से भाग के, मतलब क्या कहे, राज्यसभा का गला घोट कर ये जबरदस्ती थोप दिया गया। और ये जो आज नैरेटिव दे रहे हैं कि 20 साल लगे, 20 साल लगे, 20 साल लगे, यूं ही कानून नहीं। अरे 20 साल आप सत्ता में थे क्या? आपने कांग्रेस के ड्राफ्ट में जो बातें की उसको तोड़ मरोड़ के अपना अनुकूल कर लिया, ओके। लेकिन किसानों ने अब ये 8 दौर के संवाद स्वांग में मंत्री की ईंट से ईंट बजा दी है, चाहे वो कोई भी बैठा हो। एक नहीं, एक एक सवाल का क्लोज बाय क्लोज जवाब दिया है, और रोज दे रहे हैं। वो कौन है मित्र कानून में? कोई आए ना सामने किसानों के, क्यों नहीं ये जाके बैठ जाता? इतना भाषण करने का शौक है ना मोदी जी को, तो चला जाए ना सिंघू बॉर्डर और लाइव कैमरे लगाए और करे किसानों से बात, और कहे कि मैं देखो रोज पाखंड करता है ना, जोड़ के हाथ जोड़ के किसानों का, चले जाए ना सिंघू बॉर्डर और पूरा दिन 4-5 घंटे आराम से वहीं रहे, लंगर किसान दे देंगे खाना खाने की, अपनी सुरक्षा लेके जाए, और पूरे देश विदेश के मीडिया आए, किसान बैठे, और उसमें जो है वो किसान अगर हार जाए तर्क में, तो इसको जनता को मान लेना चाहिए। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि इसमें ये बिल्कुल भय है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अपना ना दिमाग है, हाँ सनक है, और सनक काय की है, विकारों से भरा हुआ है ये, जो लोक को खत्म करना चाहता है, आपने जैसे कहा। मित्र अब हम अपने कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ है। अब एक और सवाल पे चर्चा करके बंद करेंगे, जो कि 53-54 मिनट हो गए हैं। मित्र ऐसा है कि एक तो मुझे और जो दिख रहा आगे करने की जरूरत है हम किसानों को, या किसान जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनको, कि सारी राजनीतिक पार्टियां, जितनी भी सारी राजनीतिक पार्टियां हमने देख ली, वो बीपी सिंह को भी देखा, मोरारजी देसाई को भी देखा, इंदिरा गांधी को भी देखा, राजीव गांधी को देखा, मनमोहन सिंह को देखा, नरसिम्हा राव को देखा, सबको देख लिया, महान मोदी जी को देख लिया। इनके ऐसा तो अब तक अवतार हुआ नहीं था, वो अवतार भी हम लोगों ने देख लिया है ना। तो ये सारे जो प्रधानमंत्री हुए, सारे जो देश के नेता हुए अलग अलग पार्टियों को, इनमें से हर किसी ने किसानों के गला में एक पतला या मोटा फंदा बांधा, लोकतंत्र का गला घोटा,
न्याय में न्याय को मजबूत करने के बजाय न्याय के, या जो कहिए तंत्र है, तंत्र को मजबूत करने का काम किया, कि तंत्र को अपना चारण बनाया। उसके सामने वो वेतन आयोग फेंक फेंक करके, धमका करके, पोस्टिंग और सेंटिंग पोस्टिंग वाला भय दिखा करके उनको अपना गुलाम बनाया। और वो गुलाम है, पूरा तंत्र जो है सत्ता का गुलाम बना हुआ है। ऐसे में किसान जो है उसको अपने हाथ में सत्ता की बागडोर लेनी जरूरी है। वो अब भूल जाएं कांग्रेस, बीजेपी, फलाना ढिकाना, जो किसान नहीं है वो हमारा नेता नहीं होगा, ये जब तक नारा नहीं लगाएंगे। कि चौधरी चरण सिंह बेचारे कितने महीने प्रधानमंत्री रहे, उनको क्या करने का मौका दिया इन लोगों ने? इसी कांग्रेस सरकार ने गिराई ना, उसकी सरकार चलने दिया। और उस कांग्रेस सरकार को किसने गिरा दिया? बीपी सिंह ने गिराया ना, बीपी सिंह ने गिराया ना। बीपी सिंह ने क्या किया? बोफोर्स कांड का जो, बेसिकली ये जो लोग हैं ये झूठ और भ्रष्टाचार पे खड़े हुए नेता हैं। इन नेताओं को भगाना जरूरी हो गया है, और भगाने का काम सिर्फ किसान कर सकता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो किसानों को ये बागडोर देनी पड़ेगी। लोकतंत्र को बचाने वाली जो कौम है वो राजीव गांधी जैसे नेताओं से नहीं होती। लोकतंत्र को बचाने की जो कौम है वो गांधी के संघर्ष से, वो आंदोलनों के सत्याग्रह से, वो जमीन से जुड़ने से होती है। जो रोज उगाता है, बनाता है, उसको पता चलता है कि मौसम कहाँ है और देश कहाँ जा रहा है। सबसे बड़ी बात जो है सारे देश को डुबाने की जो की और एक बड़ा मध्यम वर्ग खड़े करने की वो मनमोहन सिंह जी ने की। मनमोहन सिंह इस बात से बच जाते अगर उनकी पार्टी इसको वैचारिक रूप में कन्वर्ट कर देती कि ये जो पैसा है इसको विवेक सम्मत बुद्धि जगाती। लेकिन कांग्रेस तो पहले ही मर चुकी थी। उसके जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे उनको उनका संपर्क नहीं था जो जनता से। अब जो है ये जो ये देखिए ये कड़ी है। मैं इसको इस मामले में जोड़ूंगा। जो शाहीन बाग का आंदोलन हुआ, उसके पहले जो छात्रों का आंदोलन हुआ, जो जेएनयू का आंदोलन हुआ, उसके पहले से लेकर के किसानों ने अब ये अपने हाथ में ये कड़ी ले ली है। और मुझे ये लगता है कि ये आंदोलन जब तक लोकतंत्र में नहीं होंगे मित्र, जो आप कह रहे हो कि लोक को समझने वाला जब नेता ही नहीं होगा, अरे जिसने भारत में कभी रात में, कभी भूखे रह के, कभी सर्दी में, गर्मी में, अरे आप देख लीजिए ना, इनका तो दिवाला इसलिए निकल गया। क्यों नहीं इनके एमपी जो है ये तो बहुत राष्ट्रवादी है ना। ये तो बोलते ना हमें 450 एमपी है ना। 450 एमपी अगर इस कानून के समर्थन में है, उनको सुनिए तो उनको बैठा दीजिए ना किसानों के जैसे सत्याग्रह पे बैठा दीजिए, बिना खाने के, बिना उसके। वो क्या कर रहे हैं? मंत्री थोड़ी हैं, सांसद ही है ना। आप लोकसभा राज्यसभा नहीं बुला रहे ना, बैठा दीजिए ना उनको और देखिए कितने लोग समर्थन में आते हैं। और उनको क्यों नहीं अपने मंत्रियों को, अपने सांसदों को लगा देता है जिन्होंने इस बिल के समर्थन में वोट दिए हैं कि आप जाइए, जो बॉर्डर पर बैठे हुए किसान हैं उनके साथ वहीं रहिए, वहीं बैठिए। और जब तक किसान वो बात नहीं समझ जाए कि हाँ ये कानून किसानों के हित में है, ये समझा के आइए। क्यों नहीं लगाते मोदी जी? किस बात का डर है? किसान नहीं मारेंगे उनको। लेकिन अगर मोदी जी ने वो बंधुओं को, वो जिनका अपना दिमाग नहीं है, उनको वहां भेज दिया ना, 550 के 500 सांसदों को, किसान उनको बिना हिंसा के बड़े प्यार से समझा देंगे कि ये कानून कैसे किसान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी। अब मैं 1 मिनट और लूंगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ठंड में बारिश हो रही है और माताओं ने, बहनों ने ट्रैक्टर जो है वो चलाया। और जैसे मैंने तस्वीर देखी तो मैं जमीन पे उतर आया। जो साथी कहते हैं ना कि आप जमीन पे उतरिए, तो मैं जमीन पे उतर आया और मैंने शब्द लिखे, बदलाव की बयार। बदलाव की बयार जब जब भूमि पुत्रियों ने ठाना, तब तब बदल दिया जमाना। जब जब भूमि पुत्रियों ने ठाना, तब तब बदल दिया जमाना। चूल्हे की आग जब बनी मशाल, बनी मशाल चूल्हे की आग, तब भड़क उठी चारों ओर क्रांति ज्वाला। जाग मक्कार भाग गद्दार, छोड़ गद्दी हो फरार। फकीर बनने का बहुत शौक था ना। जाग मक्कार भाग गद्दार, छोड़ गद्दी हो फरार। ओ पूंजीपतियों के दलाल, अब रण में कूद पड़ी हैं भारत की बाला,
भारत की बाला। छद्मी राष्ट्रवादियों खबरदार, संघी विकारियों होशियार, भूमि पुत्रियों की ललकार है बदलाव की बयार। मित्र, देर सही सवेर सही धीरे सही बदलाव आकर रहेगा, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। उसका उदाहरण आप देख लीजिए, अगर रोक पाते तो ट्रंप के गुंडे भी रोक लेते, लेकिन लोक है वो रुकेगा नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत संघर्ष है, और कहा है ना कि आजादी भीख नहीं में नहीं मिलती। हम भी जो बात कर रहे हैं वो भी हम दोनों ही तैयार हैं। ये सरकारी नौकर जो चाहे कर ले, कीमत तो अदा करनी पड़ेगी मित्र, हम हैं। है। तो दोस्तों, अब कार्यक्रम को हम यहाँ पे समाप्ति देते हैं। पूरा 1 घंटा हो चुका है, और मंजुल भाई आप साथ आए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। नमस्कार। नमस्कार।